जय मूल निवासी। आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करना चाहता हूँ ईवीएम हैकिंग को लेके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले के एक वीडियो में मैंने 48 मिनट्स के वीडियो में चंद्रबाबू नायडू, हरिप्रसाद, सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव, इन लोगों का जिक्र करते हुए 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, ये जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट का, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट के पीछे की पार्श्वभूमि मैंने उस वीडियो में बताई थी। अभी उस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया था। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को मैंने वहाँ लाइव सबूत के साथ पेश किया था। डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को सबूत के साथ पेश किया था। अभी मुझे ये देखने को आ रहा है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और सैम पित्रोदा, महमूद प्राचा साहब सीनियर लॉयर, तथा एडवोकेट भानु प्रसाद, तो इनके माध्यम से मैंने ये देखा कि महमूद प्राचा साहब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक अपील किया है। वो अपील क्या है कि इलेक्शन कमीशन हमें लगभग 50 ईवीएम मशीन्स विथ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी मशीन के साथ 50 वीवीपीएटी और 50 कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट हमें दी जाए और हम अलग अलग राज्यों में जाके उसको हैकिंग करके लोगों को शो करेंगे। इस तरह का उन्होंने बयान दिया हुआ है। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके लोग ना तो इस तरह का उन्होंने, ना तो ये मशीन वो लोग उनको देने वाले नहीं हैं। मगर मैं यहाँ एक बात महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 2010 में ही हरिप्रसाद, विमरू और जे एलेक्स और उनके साथ रोप गॉन्ग्रीव्स, जो नीदरलैंड के हैकर, और जे एलेक्स ये यूएसए के मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट, कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट, इनके माध्यम से ऑलरेडी ईवीएम को हैक करके, इलेक्शन कमीशन के ईवीएम को हैक करके वीडियो निकाल के बकायदा उन्होंने पेपर्स भी पब्लिश किए। और ये पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए, उस संदर्भ में हमारे पास रिकॉर्ड भी है और वो रिकॉर्ड मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में भी वो रिकॉर्ड मैं फिर से आपके सामने दिखाना चाहूँगा।
ये रिकॉर्ड है 17th ACM कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। ये जो पेपर पब्लिश किए थे इंडिया EVM.org, हरिप्रसाद, जे एलेक्स हल्दरमैन, रोप गॉन्ग्रीफ, इनके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के EVM को हैक करने के बाद ये पेपर पब्लिश किए थे। सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये शायद उल्टा आएगा। तो ये हरिप्रसाद विमरू है बीच में, और उनके बाजू में जे एलेक्स हल्दरमैन, और ये है रोप गॉन्ग्रीव्स। इनके माध्यम से ये 25 पेज का डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था, और ये पब्लिश करने के बाद 17th ACM कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ये USA में इस पेपर को 29 अप्रैल 2010 को रिलीज किया था। ये रिलीज करने के बाद जो घटना घटित हुई, इस घटना के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जो इसमें जो ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जे एलेक्स, इनको दोबारा जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने IB को बताकर इनको एक्चुअली इन दोनों को, जे एलेक्स और रॉब गॉन्ग्रीव्स, इन दोनों को IB के ब्लैक लिस्ट में डाला, हिट लिस्ट में डाला, और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना डरा हुआ था क्योंकि इन्होंने EVM हैक करने के जितने भी सबूत थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारे हरिप्रसाद के साथ इन्होंने ये सारा लाइव डेमो करके दिखाया था। तो इनको, जे एलेक्स को, उन्होंने एयर इंडिया, न्यू दिल्ली का एयर इंडिया एयरपोर्ट पर ही उनको वहां रोक के रखा और वहां से ही उनको रिटर्न भेजा। मैं दो वीडियो आपको, इस वीडियो को अटैच करके दो वीडियो आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आने के लिए आसानी होगी कि किस तरह से जे एलेक्स, जो कि हरिप्रसाद, इन्होंने उनको 2010 में दोबारा बुलाया था EVM हैकिंग करने के बाद, और इंडिया में महाराष्ट्र में हरिप्रसाद को 7 दिन का कस्टडी भी हुआ था, पुलिस कस्टडी। उसके उपरांत की, उसके बाद की बात है ये कि हरिप्रसाद, इन्होंने जब जे एलेक्स हल्दर इनको बुलाया था, डिबेट और डिस्कशन के लिए बुलाया था, मगर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाबंदी लगाई इंडिया में आने के लिए, ब्लैक लिस्ट पे डाला। ऑलरेडी इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो लोग बोल रहे हैं कि EVM हैक होता है, नहीं होता है, EVM हैक करेंगे, नहीं करेंगे, ऑलरेडी इन लोगों ने EVM इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का EVM हैक करके सबूत के साथ दिखाया, और ये नोटेड फैक्ट है, रिकॉर्डेड फैक्ट है, वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो को हरिप्रसाद ने
हरिप्रसाद विमरू ने आंध्र प्रदेश के चैनल्स पर पब्लिश भी किया। जिस दिन ये पेपर पब्लिश हुआ और इसके पहले हरिप्रसाद इनके घर में ये जो दो जे एलेक्स अल्दरमैन एंड रोप गॉन्ग्रिप्स, इन्होंने फरवरी 2010 इस दरमियान ही इन्होंने इस मशीन को हैक करके वीडियो रिकॉर्ड करके सारा बताया था, इसका रिकॉर्ड किया था। और जब ये पेपर उन्होंने पब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने के बाद ये पेपर पब्लिश हो गए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश हुए और होने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त महीने में 21 अगस्त 2010 में हरिप्रसाद विमरू को मुंबई पुलिस के माध्यम से महाराष्ट्र स्टेट चुनाव आयोग के एफआईआर के कारण उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको 7 दिन का पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। बाद में उनको छोड़ दिया जाता है बेल पर। इस तरह से जिन दो लोगों ने ये इंडिया का ईवीएम हैक करने में साथ और सहयोग किया और ये पब्लिकली रिकॉर्डेड एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ इंटरनेशनल लेवल पर इसको हाईलाइट किया और इसके तहत हरिप्रसाद विमरू इनको इंटरनेशनल लेवल पर कोहिनूर अवार्ड मिला। इंडिया का ये एक अकेला आदमी है जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोहिनूर अवार्ड मिला और कोहिनूर अवार्ड मिलने वाला एक अकेला एकलौता व्यक्ति है हरिप्रसाद विमरू आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने ईवीएम मशीन को हैक किया। अभी ये होने के बाद अभी कोई गुंजाइश नहीं है ये कहने के लिए कि इंडिया की मशीन हैक होती है या नहीं होती है। तो हमारे जो लोग आज की तारीख में जो लोग ये बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन हैक होती है, नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में 8 अक्टूबर 2013 को ये सारे प्रूफ देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। तो इस संदर्भ में आपको मैं 2 वीडियो इसमें आपको अटैच करके देता हूं। एक वीडियो जो है उसमें सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये बताया है कि जे एलेक्स जब न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उतरा तो उनको किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिटर्न भगाया। इतना डर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना डर क्यों? और दूसरे वीडियो में जे एलेक्स खुद ये बात बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और जो लोग पॉलिटिशियन लोग हैं उनके माध्यम से ये कैसे उन्होंने उनको वीजा डिनाई किया और उनको वहां से एयरपोर्ट से किस तरह से भगाया। इस बात का मैं यहाँ आपके सामने सबूत देना चाहता हूँ। ये 2 वीडियो आप इस वीडियो के साथ अटैच करके मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन है और उसमें जो लोग हैं
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, इसमें शासक जाति के लोग हैं, माइक्रो माइनॉरिटी ब्राह्मण शासक जो 2000 साल से 3000 साल से शासक है, शासक जाति के लोग, अल्पसंख्यक लोग जिन्होंने आज तक मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लेते हुए भारत के सत्ता शासन प्रशासन पर कब्जा माइक्रो माइनॉरिटी लोगों का कब्जा बरकरार रखा है। इस बात को मैं यहाँ आपके सामने प्रूव करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से बदमाशी कर रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग हैं, जो अधिकारी है, वो अधिकारी बाद में है, पहला वो ब्राह्मण है। तो आपको ये एविडेंस के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका आपको पता हो, मालूम हो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से इस घटना में, धांधली में किस तरह से इन्वॉल्व है, आपको खुद पता हो जाएगा। धन्यवाद। When I went to India after, I guess, about a 14-hour flight and got there, I got to immigration and handed my passport to the agent. And he was very friendly until he scanned it into the computer, at which point all the blood drained out of his face. And he said, "I'm sorry, sir, but I can't let you into India. Please wait here." Now, this is sort of everyone's nightmare when you're in the immigration line, right? That there's going to be some reason why they're going to tell you you can't come in. After my last visit and what had happened since, I was kind of expecting something like this, but when it actually happened, it was still a bit of a shock. They held me there for a few minutes and asked a few simple questions right there while I was basically in the middle of the immigration hall. But they clearly didn't know what the reason was, why the computer said I couldn't come in. They asked, "Well, did something go wrong on your last trip?" "No, I had a great time." So after about an hour of keeping me there, and they're making some phone calls, they announced to me that, in fact, I was being denied entry, and they were issuing an order to the airline to remove me from the country on the same plane when it returned to the U.S. It was going to depart in about 45 minutes, so they were here to pick me up, and the airline was going to take me there. And the airline was going to be fined several $1,000s for bringing me in without a valid visa. Now, of course, I had a valid visa. They had given it to me the week before. So I'm trying to think what to do. I call Harry. I call my other friends in India, and they say, "All right, this is terrible. We think we can wake up people in government and try to get this fixed, but you have to not get on that flight back to the U.S. After you leave the country, there won't be any pressure anymore to solve this problem." So luckily, I like missing flights and have a lot of experience with it. And this was one flight I really, really wanted to miss. So they're hauling me back to the plane, and I do everything I can to delay. They're taking me through security lines. You have to go through 3 rounds of security to get on a plane leaving India for the U.S. And in each of these, I'm in line, and I'm talking on my cell phone. And if I get another call or something urgent comes on, I sort of and walk out of line, and all these people go ahead of me in the security queue. If there are any older people, anyone over about 50 comes in line behind me, I say, "Oh, you must go ahead of me. Oh, I couldn't possibly be so rude as to go ahead of an elder."
And during this time, I'm getting phone calls from the American embassy, from the press in India. It's becoming a big story, so I have a lot of sort of emotional energy driving me to keep going. They give me a boarding pass to hold, which I, of course, immediately lose. They give me another one, which I sort of immediately lose, tear up, and so forth. I lose my passport in my bags, and they have to completely disassemble my bags to find my passport, and I lose it again, and they have to x-ray everything to find it. I can't get my shoes back on each time. I'm fumbling to put them on. Then finally, the last round of security, they ask you some security questions. Did you pack your bags yourself? Did anyone give you anything to carry? Why, no, I don't think I've ever seen this luggage before today, but I did accept some strange package from someone that's somewhere deep in my bag. I think he might have been from Pakistan, and it sounded like it was ticking. So they gave me the most thorough security examination I've ever seen. They literally ripped my bags apart, took everything out. And each time after we meticulously reassembled my very densely packed luggage, I'd point out that there was some compartment way at the bottom that they had forgotten to examine, and they had to do it again. So at this point, the flight's almost an hour late departing, but they've held it for me. Thank you, Continental. And we have a couple of 100 feet between me and the plane. And there's not much I can do at this point except just sit on the ground and refuse to go and hope that they don't bring the guys with guns to shoot me. But two very nice Continental people start basically picking me up and carrying me to the plane at this point. At the very last second, a few feet from the gate, the guys from immigration appear out of nowhere and announce that, oh, we've gotten a phone call. You can stay for the night and go tomorrow. Thank you. Oh my God, I couldn't take any more suspense like that. This was apparently, one of the Continental guys told me he's been working there for 3 years, and only once before has someone who had been issued a deportation order not forced to leave that night, and that this absolutely never ever happened. And they deport several people a day, usually about one per flight, has to go home for one reason or another, given the bureaucracy. Anyway, they kept me for the next 16 hours in the airport as they tried to figure out what to do. And they were very nice to me. They let me stay in the immigration chief's office on his nice leather couch. I found a way to get internet access and to talk to people. Meanwhile, behind the scenes, my friends were getting quite a few people in government involved. The Home Minister, the Foreign Minister, the Joint Minister were all woken up. The Chief Election Commissioner became involved, who was actually quite friendly with Harry at this point. There was a Supreme Court case ready to be filed the next morning. The Prime Minister was going to be involved when he woke up the next morning. He was in Germany. Almost every branch of Indian government was on the case. Finally, the decision was made. Yeah, all right, I'm wrapping up. Finally, the decision was made that they'd let me into the country. It turned out the problem was I was on an intelligence blacklist. But with enough high-level bureaucrats involved, they let me in. And I left the airport the next day, actually, to headlines in some of the papers saying I had been deported because they had talked to me as I was being dragged to the plane. So we weren't able to give the tutorial, but we were able to bring a lot more attention within government to the issue. कैच आप कैच समझिए, इसका कैच क्या है? हाँ, देखिए इलेक्शन कमीशन चाहता है, नहीं इसका जवाब ये कह दूं, हाँ देखिए इलेक्शन कमीशन चाहता है कि मैं ये कह दूं कि ये मशीन इलेक्शन कमीशन की ही है, हाँ, और जैसे ही मैं ये कहूंगा कि ये मशीन इलेक्शन कमीशन की है, वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ। सेम ऐसे ही इन्होंने 2009 में एक वैज्ञानिक को, हरि प्रसाद जो थे, हाँ, उनके साथ 2 अमेरिका के बाहर के वैज्ञानिक थे, हाँ, उन्होंने इनकी ही मशीन को, हाँ, इनके सामने ही हैक करके दिखाया
इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। जो बाहर से जो प्रोफेसर आए थे हार्वर्ड से, उनको इन्होंने अगली बार वीजा नहीं दिया आने के लिए। वो इंडिया तक आ गए तो उनको पता चला, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि आप अंदर नहीं घुस सकते, इसलिए आप अगले प्लेन से वापस चले जाओ अमेरिका, आपको हम अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन हमारे देश का इतना घबरा गया था उन लोगों से कि इन्होंने ठीक है, हम वापस मशीन पर आते हैं, हम मशीन पर आते हैं। पूरा प्रयास हाँ जी, मशीन पर